स्वागत है। और आज हमारे कैमरे के फ्रेम में हैं पूर्व सांसद आलोक संजर। कितनी चुनौती लगता था चुनाव लड़ना, तमाम काम करना, क्योंकि हमें विरासत में सियासत नहीं मिली है। मेरा मानना है कि एक बूंद यदि आसमान से गिरती और गंगा में गिरती तो गंगा हो जाती है, और मैं इस बूंद की भांति भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा में गिरा हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ही हो गया। अब मुझे कुछ दें ना दें, काम करवाएं ना करवाएं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी हूं। सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर अगर हम भोपाल शहर को देखते हैं तो बड़ा संवेदनशील शहर है। ऐसे में क्या चुनौती आलोक संजर के सामने पेश आई? कि मेरे सामने कभी चुनौती आई नहीं, बल्कि मैं चुनौतियों के सामने गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के न पर्यवेक्षक पर आरोप लगेगा, ना जिन्होंने राय दी उन पर आरोप लगेगा, ना हमारे संगठन के नेतृत्व पर आरोप लगेगा। नीचे का कार्यकर्ता भी उस निर्णय से संतुष्ट होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। टिकट नहीं मिला और आपने बंगला छोड़ दिया, टिकट नहीं मिला तो दीपक जोशी जी ने पार्टी छोड़ दी। कभी कभी समय करवाता है, क्योंकि समय ऐसा था, समय ने उनकी बुद्धि को अलग तरह से चलने का आदेश दिया होगा। क्या आलोक संजर के मन में ऐसी इच्छा कभी नहीं रहती थी कि बहुत समय हो गया है, आलोक संजर को भी टिकट मिलना चाहिए, आलोक संजर को भी सांसद बनना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी में उन हनुमान जी, भगवान हनुमान जी की तरह हूं कि मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और मेरे को अवसर दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, उनके प्रति आभार है। नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे कैमरे के फ्रेम में हैं पूर्व सांसद आलोक संजर। आलोक संजर अपनी सहजता के लिए जाने जाते हैं। सांसद रहते एक चालान बनता है तो 250 रुपए का चालान भरने चले जाते हैं। जब दुर्घटनाग्रस्त बेटी रास्ते में दिखती है, उसे उठाते हैं तो वो देखकर डर जाती है, तो खुद कहते हैं बेटा डरो मत, मैं भोपाल सांसद आलोक संजर हूं। धरातल से जुड़कर सियासत करने वाले आलोक संजर सांसद के तौर पर भोपाल शहर के लिए क्या कर पाए, एक कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। आलोक संजर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो मोटी मोटी जानकारी जो सामान्यतः भोपाल सांसद बनने के दौरान हमारे सामने आई, जनता के सामने आई, वो ये कि आलोक संजर वकालत करते थे। आलोक संजर उससे पहले भी कुछ करते थे, जहां तक मेरी जानकारी है नौकरी से लेकर वकालत तक, और वकालत में भी कार्यालय प्रभारी से लेकर सांसद तक, ये तमाम सफर आपने तय किया है। ये जो सियासत है ये कैसे आई? चूंकि राजनीति में प्रवेश यकायक होना असंभव सा है। परमात्मा की कृपा रही, और मेरा मानना है कि बाई बर्थ परमात्मा ने मुझे भावुक बनाया। मैं किसी का दुख देख नहीं पाता था, जब छोटा था तब से लेके अभी तक। कोई कष्ट में होता था तो उसका कष्ट कैसे दूर हो जाए, और इस हेतु मेरा मजाक भी कई बार उड़ता था। हम पहले हाथी खाने में रहते थे, एक बुजुर्ग महिला थी, नल पहले दूर हुआ करते थे, तो वो पानी भरने जाती थी, तो मैं उसकी बाल्टी रोज उसके घर तक रख के आता था। मोहल्ले वाले खूब हंसी उड़ाते थे, और एक दिन बाल्टी गिर गई रखने से, तो उसमें डोचा पड़ गया, तो उसने गालियां भी बकी मुझे कि तो नास मिटे, तूने मेरी बाल्टी में डोचा लगा दिया। लेकिन मेरे को उसमें भी अच्छा लगा, उसमें उसका प्रेम था, और शायद उस बुजुर्ग महिला का मुझे बहुत आशीर्वाद रहा। छात्र जीवन में जब मैं आया तो सेंट्रल स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, केंद्रीय विद्यालय में, तो इसका 1 वर्ष बचाने के लिए 10+2 पद्धति हुआ करती थी उस टाइम, तो मैंने हमीदिया स्कूल में प्रवेश लिया। हमीदिया स्कूल में आया तो वहाँ पे शाला नायक बना दिया गया। मुझे क्यों बनाया टीचर्स ने मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे काम सौंपा, और उसमें भी हमने कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। शिक्षक दिवस में हमने बड़े बड़े कार्यक्रम करे। उसके बाद हमीदिया कॉलेज में प्रवेश किया तो पहले साल ही मैं कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव मुझे लड़ने का अवसर मिला, और उसके बाद रैगिंग हुआ करती थी, तो रैगिंग ना हो उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। कॉलेज में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीता। तो उसके बाद लगातार
एक कॉलेजों में चुनाव लड़ाने लगे। फिर सभी भोपाल के सभी कॉलेजों में हमको विद्यार्थी परिषद जुड़ने के कारण भोपाल के सभी कॉलेज में जाने का अवसर मिलता था। तो वहां जाते थे तो फिर बोलना पड़ता था, तो उसके लिए अध्ययन करने लगे, चिंतन करने लगे, विद्यार्थी परिषद की विचारधारा को पढ़ा, समझा। फिर कार्यकर्ताओं को कैसे हम मोटिवेट करें। शिवराज सिंह चौहान जी तो हमारे कॉलेज में सीनियर हुआ करते थे, दीपक जोशी जी की जो पैनल थी उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट था, दीपक जी अध्यक्ष थे। वहां से मेरी शुरुआत हुई। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैं एमए हिस्ट्री में प्रवेश लिया और साथ में मैं लॉ करने लगा। तो फिर उसी साल एक नियम बन के आया था कि 1 डिग्री मिलेगी, तो फिर मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद पहले करते करते मेरी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में जॉब लग गई थी, तो मैंने 3 महीने वहाँ जॉब करी। फिर 89 डेज पे जो लगते हैं, तो बाद में मुझे वहाँ से उन्होंने कहा कि अभी आपका कार्यकाल पूरा हो गया है। लेकिन वहाँ के लोगों का, सबका, जो मेरे ऑफिस के जितने सीनियर्स थे, सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया। फिर उसके बाद मैं, जोशी जी मंत्री बन गए थे, कैलाश जोशी जी, तो उनके कार्यालय को मैंने संभालने लगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि वल्लभ भवन में अब नौकरी लग जाएगी वहां से करते करते, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। तो जोशी जी जो है पूरे नियम से काम करने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती है, नियमानुसार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कोई किसी को प्रेशर नहीं डालूंगा। तब मेरा लॉ हो गया था, तो फिर मैंने वकालत शुरू करी और वकालत करते करते मैंने कुछ महीने निकले, लगभग 8 महीने मैंने प्रैक्टिस करी। लेकिन वही नेचर था, किसी का दुख देख नहीं पाता था, तो मैं कोर्ट में भी रो देता था। तो मुझे लगा कि मेरे बस का नहीं है। फिर मैंने पत्रकारिता शुरू करी। अपने ऋषि पांडे जी हैं, रजा मावल जी हैं, सब लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने तब नए नए चैनल, ये संतोष जोशी आपको याद हुआ करो, तो वो भी था, तो उसकी जिसकी डेथ हो गई, तो हम दोनों साथ लेके कैमरा घूमते रहते थे। मैं स्टोरी बनाता था, फिर वो पूरा रिकॉर्डिंग करते थे। वो भी मेरा समय बहुत बढ़िया रहा। फिर अकस्मात आलोक शर्मा जी ने मुझे युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया उसी टाइम पे। तो जब युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना, फिर उसके बाद महामंत्री बना। महामंत्री बनने के बाद मैं जिलाध्यक्ष भी बना। लेकिन इन बिटवीन ये घटना घटी कि मुझे वार्ड नंबर 26 जो पुराना था, जो आज वर्तमान में 24 है, वो एक कठिन वार्ड था। बहुत, मतलब मुस्लिम बनता था बहुत थे, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव कोई जीती नहीं थी। तो मुझे बोला गया कि वहां से चुनाव आप लड़ो, क्योंकि इधर सब बुकिंग हो चुकी थी, सब पुराने कार्यकर्ता चुनाव लड़ ही रहे थे, सीट खाली नहीं थी आरक्षण के कारण भी। तो मैंने फिर सहमति दे दी, और मेरे को ये लगा था कि चुनाव में हारना जरूर है, तय है मेरा, और परमात्मा यदि होगा तो जीतूंगा। ऐसा करके एक मेरे सकारात्मक भाव आया और मैं चुनाव जीत गया। तो वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर आज भी आप यदि वार्ड नंबर पुराने 26 में आप जाओगे, तो चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सब लोग उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि मैंने राजनीति को, फिर मैंने राजनीतिक ढंग से नहीं करा, मैंने उसको सेवा भाव से किया। और धीमे धीमे आगे बढ़ते गए। तो 5 साल जब मेरे पूरे हुए, तो फिर मुझे अर्रा कॉलोनी जो 51 हुआ करता था, E6 E7 का इलाका, यहाँ से मुझे जब टिकट मिला, तो वो चुनाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पीसी शर्मा जी जो थे विधायक थे, उनके अभिन्न मित्र चुनाव लड़ रहे थे, परिवार के ही थे। लेकिन यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ, और मेरे कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत ही सस्ता चुनाव, मतलब कहते हैं नॉमिनल मेरा पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन वोट भर भर के दिए, और मैं 3000 वोटों से प्लस करके आया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री बना, और उसके बाद मैं अध्यक्ष बन गया। बस यहाँ से फिर मेरा कह सकता हूँ कि यहाँ आलोक जी एक प्रश्न ये पैदा होता है, चूंकि आपने इलेक्शन की बात की है, इलेक्शन और कम खर्च में चुनाव, ये बहुत चिंता का विषय राजनीति में है। चूंकि चुनाव लड़ना है तो बहुत मोटा पैसा चाहिए है, ये केवल धारणा नहीं है, एक सत्य सा साबित हो गया है। जिन आलोक संजर की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, समय समय पर जिम्मेदारी मिलती गई। कितनी चुनौती लगता था चुनाव लड़ना, तमाम काम करना, चूंकि हमें विरासत में सियासत नहीं मिली है। और मुझे तो लगता है कि सियासत को जिस दृष्टि से देखा जाता है, जिस तरह के दाव पेच सियासत में अपनाने पड़ते हैं,
वैसे दाव पेच आलोक संजर खेलते भी नहीं है। ईश्वर की परम कृपा है। मेरा मानना है कि एक बूंद यदि आसमान से गिरती है और गंगा में गिरती है तो गंगा हो जाती है, और मैं इस बूंद की भांति भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा में गिरा हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी ही हो गया हूं। मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी बसी है। अब मुझे कुछ दें ना दें, काम करवाएं ना करवाएं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी हूं। और ईश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आज आम जन, मतलब मेरे पार्टी के नेता भी और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात ये बोलेंगे कि आलोक संजर भारतीय जनता पार्टी, किसी व्यक्ति के लिए मैंने काम नहीं किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ने जिसके लिए काम करने के लिए बोला उस काम को मैंने किया। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं इतना डूब गया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद भी बनाया, और बिना मांगे। मैंने कोई इसके लिए अप्रोच नहीं करी, किसी से बोला नहीं। मुझे सपना भी नहीं आया था कि मैं भोपाल जैसे शहर का सांसद बनूंगा। और फिर राजनीतिक जब परिदृश्य में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मेरा जब टिकट कटा तब भी मुझे दुख नहीं हुआ। मैं एक आपको वाक्य सुनाता हूं। जब मेरा टिकट हुआ तो कुछ लोगों को जरूर लगता है कि ये टिकट हमको मिलना चाहिए था, और हल्का फुल्का सा थोड़ा सा विरोध मेरे कानों में आया था। विरोध की बात तो मैं करूंगा क्योंकि वो 2014 के पहले की स्थिति मुझे पता है। नहीं, वो मेरा हल्का फुल्का। मैं रेगुलर मंदिर जाता हूं तो मैंने हनुमान जी के सामने दीपक जलाया, एक नारियल रखा और कहा, भगवान, मैंने कहा तुमने टिकट दिया है, अब तुम ही जो सब लोग हैं सबको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दो, कोई विरोध न करे, और ईश्वर मुझे सफल करे, भारतीय जनता पार्टी सफल हो। इसके पहले का मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और मेनन जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि तुमको भोपाल से चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा, भाई साहब, मैं चुनाव बहुत सामान्य परिवार से, और बड़े महंगे चुनाव होते हैं, मैं कैसे लड़ूंगा। शिवराज जी और मेनन जी के सामने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि आलोक, तुम चुनाव नहीं लड़ लो। तब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो बस एक भाव आया, मैंने डायरी में दिखाऊंगा, मैंने लिखा भी है उसमें कि मैं लड़ा ही नहीं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी लड़ी, भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट काटा, जो भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला था। क्योंकि हमारे जो नेतृत्व है वो दूरगामी दृष्टि है उनकी। भविष्य में हमको क्या लाभ मिल सकते हैं। तो साध्वी दीदी को टिकट दिया गया, साध्वी प्रज्ञा जी चुनाव लड़ी, मैंने उनका संचालन करा, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने संचालन करा और परिणाम बहुत सुखद आया। क्योंकि सामने दिग्विजय सिंह जी से थे, पूरे देश की निगाहें भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी पर आ गई थी। तो मेरे को जब संचालन करने का अवसर दिया, इसमें भी भगवान को धन्यवाद देता हूं। जब मेरा टिकट कटा तो फिर मैं हनुमान जी के मंदिर पे गया और मैंने साध्वी जी के लिए नारियल रखा और दीपक जलाया, और मैंने प्रभु को यही कहा कि जैसे आपने सद्बुद्धि सबको दी थी, ऐसी सद्बुद्धि मुझे दो, करे मेरे मन में कभी भी कुविचार ना आए, और मैं बहुत अच्छे मन से भारतीय जनता पार्टी का काम करूं। तो आप ईश्वर से जब मांगोगे और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा रखोगे, तो मुझे लगता है कि परिणाम बहुत सार्थक होंगे। और शायद मेरा भगवान जानता है कि साध्वी जी को जितनी प्रसन्नता जीतने पर नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझको हुई थी कि चलो एक काम मेरे हाथ से बहुत अच्छा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां चुनाव में मुझे भेजा है, जहां जहां मुझे संचालन दिया, ईश्वर की जैसी कृपा रही है कि परिणाम बहुत सुखद आए। अभी भी आपने देखा, मुझे भगवान दास के चुनाव में संचालन करने का अवसर मिला था। सब बोल रहे थे कि नेगेटिव परिणाम आएंगे, लेकिन ईश्वर ने मुझे काम सौंपा था, तो ईश्वर ने मेरा साथ दिया, वहां भी सकारात्मक परिणाम आया। बहुत अच्छे वोटों से 16,000 जीते भगवान दास जी। तो मेरा मानना है कि आप अच्छे मन से काम करते रहो, क्योंकि रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, किस दिन सांस बंद हो जाए, फिर अपनी सांस बंद होते हुए तो अपने को याद आता है कि मैंने ये क्या क्या गलत काम करे। तो इसलिए वो याद आना है, और इस अच्छे मन से मैं काम करूं। उस निमित्त मैं विधानसभा की में भी आपने भी देखा होगा, तो मेरा टिकट होने वाला था, फिर बाद में ध्रुव भाई को हुआ, फिर बाद में सुरेंद्र नाथ सिंह को हुआ, लेकिन मैंने बहुत मन से काम किया। और जब जब मैंने काम किया उसके परिणाम बहुत बहुत अच्छे आए। और कार्यकर्ताओं में जो कहते हैं ना, इनबिल्ट हो जाना एक कार्यकर्ता के अंदर, कि काम करना ही मेरा ध्येय हो गया, तो वो मेरे को लगा। फिर मैंने कार्यकर्ता की परिभाषा को भी समझा कि जो अधिक कार्य करे वो कार्यकर्ता। और फिर कमल पे मैंने लिखा भी है कि कमल सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है या एक शब्द नहीं है, 3 अक्षरों का समुच्चय है। तो का से कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूं उसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं। मां से ममत्व है आम जन के लिए, और ला से लक्ष्य है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे या ना रहे।
तो यदि भारत माता के वैभव के लक्ष्य को लेकर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे कोई अपना लक्ष्य नहीं है। और ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया और जो मान सम्मान मुझे दिलवाया है, मैं कई जन्म ले लूं तो भी वो न चुका पाऊंगा। बिल्कुल। आप चूंकि तमाम मित्रों की बात कर रहे हैं जो राजनीति में हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपको टिकट मिलने से पहले, आपके सांसद का टिकट होने से पहले एक विधानसभा चुनाव था जिसमें बहुत विद्रोह, बहुत बगावत, मतलब हम ये स्थिति देखते थे कि कार्यालय की कमान आपके हाथ में थी, आलोक संजर चैम्बर से बाहर बार बार खड़े होते थे और सबको समझाते थे। क्या जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उस दौर में थी, जैसी परिस्थितियां आप देख रहे थे कि टिकट न मिलने पे कितना आक्रोश होता है, क्या आलोक संजर के मन में ऐसी इच्छा कभी नहीं रहती थी कि बहुत समय हो गया है, आलोक संजर को भी टिकट मिलना चाहिए, आलोक संजर को भी सांसद बनना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? जिस नाव में मैं बैठा हूं वो बीच धारा में वो बहुत तेजी से बह रही है। अब यदि मैं नाविक पे विश्वास नहीं करूं कि तो फिर तो मैं नाव में बैठना मेरा सार्थक ही नहीं है। मेरे को विश्वास है कि जो मेरे खिवैया हैं वो मुझे इस पार से उस पार ले जाएंगे, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। हनुमान जी बोलते हैं ना कि मैं थोड़ी जो है पर्वत लेके जा रहा हूं। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो पर्वत नीचे गिरा, तो हनुमान जी ने कहा ये मैं भ्रम था मुझको कि मैं पर्वत लेके जा रहा हूं। वो तो भगवान ही लेके जा रहे थे। पर्वत यदि गिरना था तो पर्वत भी गिरता मेरे साथ नीचे, वो तो हवा में तैर रहा था। मैं नीचे आया जब भरत जी ने बाण मारा। वही स्थिति मेरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उन हनुमान जी, भगवान हनुमान जी की तरह हूं कि मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और मेरे को अवसर दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, उनके प्रति आभार है। बिल्कुल। सांसद के तौर पर जब आपने किया काम भोपाल शहर में, किन चीजों को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? देखिए, काम तो बहुत सारे हुए, चूंकि राजधानी थी और राजधानी में बहुत बड़े बड़े नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, सब थे। तो वस्तुतः मैंने श्रेय अपने नेताओं को दिया। एम्स को भी आपने देखा होगा, एम्स का मैंने बहुत सुदृढ़ीकरण किया था लगातार में जाकर। एम्स में ब्लड बैंक भी, क्या अपना कैंसर का भी वो निर्माण कराया था, हॉस्टल्स भी मैंने बहुत के बनवाए थे। मैं इन्वॉल्व हुआ था, मतलब एक तरह से एम्स का मैं अंग हो गया था और एम्स के सारे जितने भी अधिकारी डॉक्टर्स थे वो भी मुझे अप्रिशिएट करते थे। साथ में BHMRC का भी मैंने, हमीदिया का अस्पताल का भी यदि याद हो तो आपको, मैंने काफी उस पर काम किया जो मैं कर सकता था। साथ में आपने बंसल आज अपना जो राजधानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, इसका भूमि पूजन भी मेरे माध्यम से ही हुआ था। बहुत बड़ा एक काम यह था कि बैरागढ़ स्टेशन जो था अपना संत नगर वाला, वो रतलाम DRM में था। सबको परेशानी होती थी क्योंकि DRM बोलता था तब वो जाकर गेट खुलता था, तो उसको भी काफी लंबे समय से सब लोग लगे हुए थे। लेकिन हमने जो है उसको भोपाल DRM में जुड़वाया, बहुत मेहनत करी थी उसके लिए मैंने। आपने IIT का देखा, पार्क देखा होगा, ये भी हमने टाइम पे हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं, ब्रिजेस हैं हमारे टाइम पे बने। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने बहुत काम कराया। बेरसिया रोड जो थी, आपको पता हो, जो भोपाल से बेरसिया वाली थी, उसकी बहुत दुर्गति थी। उस रोड को भी बनाने में मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे विधायक विष्णु खत्री जी को भी, कि वो मेरे साथ दिल्ली गए और हमने जाके गडकरी जी को आग्रह करा कि साहब ये जो कंपनी काम कर रही है ये कर नहीं पा रही है, बार बार और डिफॉल्टर है ये। तो उन्होंने वार्निंग दी। उसके बाद जब दोबारा वार्निंग देने का अवसर आया तो उन्होंने कंपनी चेंज कर दी और उसको टारगेट दिया कि इतने दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको याद बस स्लिप कर गई थी, लोग मर रहे थे। तो हम दोनों ने मिलकर उसको करा। वस्तुतः मैं यदि बोलूं तो रामेश्वर शर्मा जी का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा था। हमें सारे काम मैंने विधायकों के अनुसार ही करवाए, क्योंकि एक हम दोनों एक दूसरे का अनुपूरक ही रहे। तो हम लोगों ने सभी सब विधायकों के, माननीय गौड़ जी हुआ करते तब विधायक, उनके साथ उनके क्षेत्र में जो काम करे, उन्होंने कम्युनिटी हॉल्स पे उन्होंने कहा ज्यादा ध्यान था, पार्कों पे ज्यादा ध्यान था, तो वहां पैसा मैंने दिया। विश्वास सारंग जी के क्षेत्र में भी मैंने एक्चुअली डिवाइड कर देता था पैसा, उसको दिया। फिर मैंने काफी कम्युनिटी हॉल्स वगैरह जी भी बनवाए। मंदिरों के भी हमने, धर्मशालाओं के लिए मैंने पैसा दिए थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि धर्मशाला बन जाती है तो वहां के लोगों को बड़ी सुविधा होती है। इन छोटी छोटी बातों को देखे, सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह को मैंने प्लान किया था, वो भी मैंने करा।
इस तरह मेरे काम हुए और निरंतर संपर्क में रहा, लोगों के बीच में लगातार दौरे करता रहा। भोपाल में यदि आता था तो घर में नहीं रहता था और सीधा मैं गांव में या क्षेत्र पे निकल जाता था। तो इसका कई बार रात को भी हमको रुकने का अवसर मिला। मुझे याद है जब भाजपा कार्यालय में मैंने पूछा था कि ये गाड़ी पर ऊपर क्या लगा हुआ है जो स्कॉर्पियो के ऊपर दिखता है, तो आपका जवाब था कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क नहीं मिलता है और हमें अपना नेटवर्क। कभी भी गाड़ी पे सांसद ने लिखवाया, कभी मैंने जिला अध्यक्ष ने लिखवाया, घर पे कभी नहीं लिखवाया। पहचान भारतीय जनता पार्टी की मैं क्यों बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मैं पहचाना जा रहा हूं ये क्या कम है। तो ऐसे कुछ नियम बनाए थे मैंने, तो निश्चित ही बहुत अच्छा समय निकला। एक साधारण से परिवार के व्यक्ति को लोकतंत्र के मंदिर में जब शपथ लेने का अवसर मिला, वो दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो मैंने नाम के साथ में पिताजी का नाम भी लिया कि इस लोकतंत्र के मंदिर में कम से कम मेरे माता पिता का नाम भी गुंजायमान हो जाए। तो मैंने आलोक अविनाश चंद्र संजर शीला श्रीवास्तव ऐसे करके मैंने शपथ ली थी। तो वस्तुतः एक ईश्वर की कृपा रही, इसमें काम करने का अवसर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बारंबार प्रणाम है, सारे नेताओं को, सब में पटवा जी हों, जोशी जी हों, माननीय ठाकरे जी के साथ काम करने का अवसर मिला था। खूब सीखता था उनसे, डांटते थे कैसे लोगों को वो भी देखता था, किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्यारेलाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला। तो मेरे को लगता है कि वरिष्ठ नेताओं ने जो हमको सिखाया और वो जो सीख थी वो शायद आज तक नहीं, लेकिन आलोक संजर केवल वरिष्ठ नेताओं और सरल नेताओं से ही क्यों सीखे? जटिलता तो पुराने नेताओं में भी दिखी। नहीं, मैं कहता हूँ किसी में जटिलता नहीं है, चाहे सारंग जी हो या कोई, कितने नेता थे भोपाल में, बाबूलाल गौर जी और लक्ष्मण शर्मा जी, ये सब लोग। तो सबके साथ काम करा। देखिए सबकी अपनी अपनी वर्किंग होती है, अलग अलग तरीके की वे ऑफ वर्किंग होती है। मुझे क्या सीखना है ये मुझ पर तय करता था और मुझे सिखाने का प्रयास किया। मेरे को लिखने का शौक बना। वो माननीय कैलाश जोशी जी मुझे हर साल 1 जनवरी को एक डायरी और एक पेन दे दिया करते थे। तो उस डायरी का करूं क्या, तो फिर मैं उसमें सुवाच्य लिखने लग गया। विद्यार्थी परिषद के टाइम पे शालिग्राम तोमर जी से मेरा परिचय हुआ। तो मुझे पॉलिटिक्स में लाने में शिवराज जी और शालिग्राम जी का बहुत है। शिवराज जी का भाषण सुन के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इतना दुबला पतला व्यक्ति और इतना बढ़िया भाषण दे रहे हैं कि पंजाब धधक रहा है और असम जल रहा है और हम राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत। मेरे को लगा कि ये लोग हैं, तो उनसे जुड़ गया। जबकि मेरे पॉलिटिक्स में मेरे पिताजी की तो बिल्कुल इच्छा, तो मेरी रेलवे में टीसी की नौकरी लग जाती। हाँ बिल्कुल। तो सब ये विचारधारा में डूबना, उन लोगों का डुबोना, मैं अकेला नहीं डूब सकता। उन लोगों ने इतना प्रेरित करा अंदर तक कि भाजपा क्या है, तो उससे फर्क पड़ा। बाद में अनेक कप्तान सिंह सोलंकी साहब आए, महामंत्री, संगठन महामंत्री उनके, उनने जो मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनके समय पे मैं जिला अध्यक्ष बना था। तो समय काल परिस्थिति जो होती है वो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाती है। बस हम गलती ना करें, हम ठोकर ना खाएं, तो भाजपा बहुत आगे ले जाती है। बिल्कुल। चूंकि एक समय 2013 की उस समय की बात कर लें जब जोशी जी को चुनाव नहीं लड़ना है और नाम आलोक संजर का सामने आ जाता है। आलोक जी के मन में बहुत प्रसन्नता, आप जैसा बता रहे हैं कि आपने ईश्वर को भी धन्यवाद दिया और आसपास माहौल शांत रहे ये। लेकिन जब अगला इलेक्शन आया, वो आलोक संजर जो आईटी पार्क के लिए काम कर रहे हैं, एम्स के लिए काम कर रहे हैं, भोपाल में ब्रिज बन रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र का विधायक आपके काम से संतुष्ट रहे, सबको बराबरी का महत्व मिल जाए। उनके मन में क्या है वो अलग विषय है। लेकिन उसके बाद जब अगला इलेक्शन आता है तो विकास करने वाले आलोक संजर एक डमी कैंडिडेट के रूप में आ जाते हैं। तब मन का भाव क्या कहता है? नहीं, देखिए डमी कैंडिडेट नहीं है, पार्टी एक डमी कैंडिडेट लड़ाती ही है, किसी को बोल देती है। लेकिन ये भी देखिए संगठन का विश्वास है। यदि किसी कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बना रहे हैं तो उनको विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसा बोलेगी वैसा करेगा। ये डमी अपने आप को डमी ही मानेगा, नहीं तो मन खराब हो जाए तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। और बोला गया मुझे बहुत सारे लोगों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने मुझसे बोला आप चुनाव लड़ो, हम आपका समर्थन करेंगे। लोगों ने कहते हैं कि जैसे आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो देखिए शब्दावली में आप कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के, हमारे नहीं बोला मैंने, हमारे देश की। मैं बताओ आप, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ सियासत जिस दौर में आ गई है वहां पूरी कोशिश की जाती है कि हमें कोई कमजोरी तो पकड़ा जाए आदमी की। मैंने वही कहना, तब हमारा धैर्य और संयम काम आता है कि मुझे पहले कितना थैंक्स देना है, धन्यवाद कितना देना है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया।
और मैं सच बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर मैं चुनाव लड़ लेता तो मेरे घर के वोट मुझको नहीं मिलते। जो 3,75,000 से जीता वो 50 वोटों के लिए लाले लाले पड़ जाते। लोग भाजपा को वोट दे रहे थे, आलोक संजर को नहीं दे रहे थे। कितने गांव वाले मुझे, कितने लोग पहचानते थे भाई, भोपाल में ही कितने लोग मुझे पहचानते थे। उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, आलोक संजर को वोट नहीं दिया। आलोक संजर लड़ा ही नहीं। अब जब में लड़ाई नहीं, भाजपा और मेरे बाद भी फिर भाजपा ही लड़ी है, और उसके बाद भी भाजपा, अभी भी भाजपा लड़ रही है और आगे भी भाजपा ही लड़ेगी। तो विचार लड़ रहा है, विचारधारा लड़ रही है। अब एक व्यक्ति एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति कहे कि मैं जीता हूं तो वो उसका दुर्भाग्य है। भाजपा जीतती है, और विचारधारा को खड़ा करने में हमारे राजनीतिक पूर्वजों का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। यदि उस योगदान को यदि हम उसका चिंतन करें, जिन्होंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा और एमपीएसआरटीसी की बसों में दौरा करते थे, जो नलकूप का और झरनों का पानी पिया करते थे, चने मुरमुरों से अपना भोजन करा लिया करते थे, उनका गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते थे, एसी के कमरे नहीं हुआ करते थे। उन चीजों का यदि हम काम करेंगे तो हम तो बहुत सकारात्मक समय में काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी भाजपा ने यहां तक पहुंचाया है, तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और इसलिए राजनीति को राजनीति से, नीति से राज करने की आवश्यकता है। राजनीति करोगे तो फिर तो आपको राज छुपाओगे भी और किसी के राज बताओगे भी, वो नीति के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन नीति से राज करोगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप जो राज करोगे फिर वो रामराज की स्थापना के लिए करोगे। और इसलिए मैंने राम पे लिखा भी है, राजनीति और राम को मैंने जोड़ के लिखा है कि राम एक शब्द नहीं है, इसका विच्छेद करें तो रा से राष्ट्र और मां से मंगल है। जो राष्ट्र का मंगल करे वो राम है। और राम के सबसे नजदीक रहे लक्ष्मण, लक्ष्य और मन। जिसका लक्ष्य आगे और मन पीछे, वो राम के नजदीक है। लेकिन जिस कभी कभी हमारा मन आगे हो जाता है, लक्ष्य पीछे हो जाता है, तो जैसे ही मन आगे हुआ, लक्ष्य पीछे हुआ, तो फिर हम राम से दूर हो जाते हैं, फिर संगठन से दूर हो जाते हैं, फिर हम पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, हम संगठन के विरोध में काम चुपचाप छुपके करने लगते हैं। तो वो राजनीति भगवान ने मुझे करने का ना सिखाया ना मैंने सीखा। तो नीति से राज हो, भाजपा के लिए काम करते, राष्ट्र के लिए काम करते रहे ये, और वो काम करते करते ही अंतिम सांस ले लें, तो इससे बड़ा और सुखद क्या हो सकता है। तो वो उसी मैं प्रयास कर रहा हूं, उसी लाइन पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर अगर हम भोपाल शहर को देखते हैं तो बड़ा संवेदनशील शहर है। ऐसे में क्या चुनौती आलोक संजर के सामने पेश आई? मैंने कहा ना कि मेरे सामने कभी चुनौती आई नहीं, बल्कि मैं चुनौतियों के सामने गया। और मेरे जब जब कोई भी ऐसा विषय आए तो उन विषयों पर जब मैंने चर्चा करी तो वो शांत हुए। कई बार झगड़े भी हुए। तो रात को तत्कालीन एसपी साहब ने मुझे फोन करके बोला कि आलोक जी आप चले जाइएगा ऐशबाग में, वहां जाके दोनों के बीच में बैठ के जो झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े को मैंने दोनों को समझा के वहीं खत्म कर दिया था। तो जो लोग नहीं जानते थे वो जानने लग गए कि ये एक पॉजिटिव आदमी है, और जो लोग जानते थे वो पहले से ही बोले नहीं भैया आ गए, शांत हो जाओ। तो हमको यदि सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो भोपाल बहुत सुंदर शहर है और बहुत सारी आवश्यकता है यहाँ पे काम करने की हमको। तो हम प्लान करें, और प्लान करके यदि हम देखें तो निर्माण जो भोपाल में हो रहा है, जैसे और भी जो भोपाल के नेता हैं, वर्तमान हमारे सांसद जी हैं या हमारे विधायकगण हैं, इस सब लोग भोपाल हमारा कैसा हो उसके निमित्त चिंतन भी कर रहे हैं। भारत माता के मंदिर का भी आपने देखा होगा वो बन रहा है, और अभी बहुत सारे काम यदि आप देखोगे भोपाल में तो आज हम कह सकते हैं कि अपना अभी जो कुशाभाऊ ठाकरे जो अपना पूरे पुरानी विधानसभा में जो बना है कन्वेंशन सेंटर, आज कितने सारे कार्यक्रम वहां पे होने लगे। आवश्यकता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, मोहन यादव जी, कि अभी एक और बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने वाले हैं, क्योंकि भोपाल आवश्यकता है। बिल्कुल। एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है भारतीय राजनीति, चूंकि डॉक्टर मोहन पार्टी के तौर पर बड़ा वाला काम है, लेकिन प्रभारी हर जिले में जा रहे हैं, एक फीडबैक कार्यकर्ता का लिया जा रहा है और जिम्मेदारी देने की कोई नई तैयारी है। संगठन को यहां भी सृजन करने की कोशिश, बड़ी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच, और ऐसे में महाकाल की शरण में आपको भेजा गया। देखिए, ये मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी संगठन को कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना विश्वास करके मुझे वहां का पर्यवेक्षक बनाया।
वो पर्यवेक्षक बनाने के पीछे धारणा भी शायद संगठन की यही है कि पानी पियो छान कर। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं कि कभी किसी दायित्व का उन्होंने निर्वहन नहीं कर पाए, या निगम मंडल में नहीं जा पाए, या पदाधिकारी नहीं बन पाए, या चुनाव नहीं लड़ पाए, या लड़ चुके हैं, लंबा समय हो गया है, लेकिन उनकी सक्रियता बरकरार है, तो वो नाम धूमिल ना हो जाए। तो जब जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो वो नाम उनके निकल के आते हैं। 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति भी वो नाम ले रहा है तो नाम उभर के आ रहा है। संगठन की निगाह में वो बच्चे, मतलब इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है आज की तारीख में, विशाल भारतीय जनता पार्टी है। हमारा नेतृत्व जब बैठेगा तो निश्चित ही जब नाम सामने नहीं आएगा तो उनको भी विस्मृति हो जाएगी, लेकिन पर्यवेक्षक जो नाम लेकर आ रहे हैं तो वो नाम विस्मृति में नहीं जाएंगे, वो उनके सामने आएंगे। फिर उसके बाद भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जाति समीकरण को देखते हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हुए उसके बाद जो निर्णय होंगे तो वो श्रेष्ठ निर्णय होंगे। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और जगह संभव नहीं। बाकी अभी आप कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने जो किया आपने देख ही लिया है, कितने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के न पर्यवेक्षक पर आरोप लगेगा, ना जिन्होंने राय दी उन पर आरोप लगेगा, ना हमारे संगठन के नेतृत्व पर आरोप लगेगा। नीचे का कार्यकर्ता भी उस निर्णय से संतुष्ट होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। बिल्कुल, क्योंकि सियासत में आपने मर्यादित आचरण हमेशा किया। भारतीय जनता पार्टी को तब से देखा जब बहुत छोटे स्तर पर भाजपा काम करती थी, विद्यार्थी परिषद में भी आपने काम किया। आज जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, वो अपनी जगह एक चैलेंज है, उसमें हर कार्यकर्ता को काम देना और फिर काम के साथ साथ उपकृत भी करना। लेकिन सियासत में कितना बदलाव आप देखते हैं? वो राजनीति जब विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले, मतभेद रखने वाले लोग एक साथ बैठकर चाय भी पी लेते थे और एक दूसरे के घर भी चले जाते थे। आज का दौर ऐसा है कि अगर कांग्रेस का कोई नेता आलोक संजर के या आलोक शर्मा के घर पहुंच जाता है तो कहने को कि हो सकता है भाजपा में शामिल हो रहे हों, और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कांग्रेस नेता के घर पहुंच जाए तो ऐसा लगता है कि यार बहुत नाराजगी। ये जो सियासी परिवर्तन है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, इसको लोग सियासी परिवर्तन के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वैसे ही वातावरण है। शादी ब्याह में सब हमारे कांग्रेस के मित्रों से, नेताओं से मिलना जुलना होता है, मजाक भी होता है। एक बार एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस की, मैं उनके बगल में खड़ा था, एक फोटोग्राफर फोटो खींचने आ गया तो उन्होंने मना कर, रुको फोटो मत खींचना, नहीं तो आलोक बदनाम हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, फोटो खींच लेने दो, मेरी भारतीय जनता पार्टी इतना विश्वास रखती है कि आलोक संजर कहीं नहीं जाएगा, शायद आपको लेके आ जाएगा। तो ये मजाक है, तो ऐसा कोई नहीं, अभी भी सब मिलते जुलते रहते हैं, सब करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो राजनीतिक करना ही चाहते हैं तो वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग होंगे। बाकी लोग तो मैंने बताया ना, लंबे समय से काम कर, छात्र जीवन से राजनीति काम करते हुए आ रहे हैं। अब मैं चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा, मेरे कांग्रेस के मित्रों ने मेरी मदद करी, ऑफ द रिकॉर्ड मदद करी कि नहीं नहीं हमारे पुराना मित्र है। तो ये ऐसा नहीं है। बाकी लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैं हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। मेरे को लगता है कि नहीं कमल है, मैंने तो उसकी आपको परिभाषा भी सुना दी, तो मैं अपना लक्ष्य लेके काम कर रहा हूं। मुझे चुनाव के टाइम मेरे परिवार का बच्चा भी है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है या पार्टी का अगेंस्ट काम कर रहा है, तो परमात्मा मुझे ताकत दी है कि मैं उसको फेस करता हूं, मैं भाजपा के साथ ही खड़ा रहता हूं। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, एक आध कभी कोई हो सकता होगा कि अपने परिवार के प्रति देखता होगा, लेकिन मुझे लगता है जो भाजपा का जिसने नीचे से काम करता हुआ आया है, जो अपने राजनीतिक पूर्वजों से सीखता हुआ है, वो कभी नहीं बदलेगा। हमने, चूंकि आपने बीच में जिक्र सुरेंद्र नाथ सिंह जी का किया, बड़े सरल नेता थे, मध्य विधानसभा से चुनाव लड़ रहे, वही मध्य विधानसभा जहां से आलोक संजर को टिकट मिलेगा, ये उम्मीद आसपास के लोगों की थी। हाँ, हमारा भी अंदाजा यही था। लेकिन जब सुरेंद्र नाथ सिंह मैदान में आए तो हमने आपको साथ में मैदान में देखा, प्रचार करते भी, और जब काउंटिंग का समय था तो आलोक संजर यूं खड़े थे कि जैसे एक एक वोट पर नजर है, एक एक परिस्थिति पर नजर है। अब ये वाला बेल्ट आएगा तो यहां से इतने वोट हमको मिलने हैं, सुरेंद्र चिंता नहीं कर, आगे हो जाएंगे अपन। तो वो बिल्कुल एकदम आखिरी के 2 राउंड में लीड लेने वाली परिस्थिति में जितनी चिंता सुरेंद्र नाथ सिंह के चेहरे पे है, उससे शायद थोड़ी सी ज्यादा चिंता आलोक संजर के चेहरे पे नजर आ रही है। ये वो आलोक संजर है, वो राजनीति है, वो दोस्ती है।
आज की सियासत में कौन सी ऐसी स्थिति आपको लगती है जो बहुत चिंताजनक है? देखिए, जब सुरेंद्र नाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे तब मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष था। तो सारी विधानसभाओं में मेरे को चुनावों में काम करना था, संचालन जो कर रहे थे जो लोग, उन सबसे भी मीटिंग करता था। संयोग ऐसा हुआ था कि जब सुरेंद्र भाई का टिकट आया तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या सुरेंद्र भाई ऐसा तो नहीं हार जाएंगे चुनाव? तो मैंने बहुत विश्वास से ये बात कही थी कि यदि सुरेंद्र नाथ सिंह चुनाव यहां से अकेले नहीं लड़ रहे, मैं भी अब चुनाव के परिणाम जब तक नहीं आएगा तब तक सुरेंद्र नाथ सिंह हूं। और मैंने ये बात सुरेंद्र भाई को मैंने विश्वास दिलाई थी और परमात्मा ने मुझे उस पर खरा भी उतरवाया। मैं चूंकि जिलाध्यक्ष था तो रैंडम मैंने करवाया था सभी कॉन्स्टिट्यूंसी की, फिर कहाँ पेटियां कहाँ से किस क्षेत्र की पहले रखे जाने वाली हैं। तो मेरे पास सूची थी कि यहाँ से जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ से हम इतने वोटों से हार सकते हैं, इतनी वोट प्लस कर सकते हैं। तो जब सुरेंद्र भाई अराउंड 22,000 से पीछे हो गए तो सुरेंद्र भाई भी मायूस हो गए थे, जाने लगे थे। हाँ, तो मैंने उनको बोला था कि नहीं सुरेंद्र भाई, हम चुनाव जीत रहे हैं, आप चिंता मत करो। अब भी मेरे को पूरा विश्वास है कि जहां हमने रैंडम में करा के आया हूं, अब जो पेटियां खुलने वाली हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और ये सारी लीड कवर करके हम चुनाव जीतेंगे। तब कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी वहीं पास में खड़े थे, उन्होंने कहा आलोक जी ये संभव नहीं है, अब संभव नहीं, 22,000 की बहुत बड़ी लीड होती है। तो मैंने कहा था मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अभी इस राउंड में मैंने इस 5,000 मैंने बोला था, इस राउंड में 5,000 से आप हम 5 लीड कम करेंगे इस राउंड में। और उसके बाद जब 2.5 हमारी काउंटिंग बची थी, मतलब कहना चाहिए टेबल्स की, तो वो उठ के चले गए थे कि नहीं आलोक संजर ने बड़ा कैलकुलेशन किया है। और मुझे मजा भी आता है, ये मेरा रुचि का विषय है कि मैं जहां भी चुनाव में जाता हूं मैं कैलकुलेशन करता हूं, कहाँ जाति तक निकाल देता हूं, जाति तक वोट 19-20 में होता है, लेकिन लगभग परिणाम में निकालने का मुझे ये आनंद आता है। तो मैंने किया था और अब अभी भी जहां जाता हूं, अभी मैंने भगवान दास जी का संचालन किया तो उनका मैंने बता दिया था। आलोक भाई का यदि याद हो, आलोक भाई के चुनाव का संचालन किया तो मैंने पहले दिन बोला था, फर्स्ट डे, हम 5 लाख से प्लस करेंगे, क्योंकि हम तो मतदाता भी हमारे बढ़ गए। वो जो मतदाता बढ़े हैं वो सब निश्चित ही बढ़ेंगे, ऐसे करके। आलोक जी, बहुत सहज नहीं होता है इतने उतार चढ़ाव का सामना कर पाना। एक समय था कि बहुत गहराई से शायद मजबूत संस्कारों के कारण आप इन उतार चढ़ाव को सहन कर लेते हैं, लेकिन जो युवा राजनीति में आना चाहता है वो दूर खड़े होकर देखता है कि क्या हालात है, किस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, किस तरह के षड्यंत्र भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच उन युवाओं को जो राजनीति को दूर खड़े होकर देख रहा है कि हाँ मुझे भी नेता बनना है, उसके लिए मेरे को जो राजनीतिक पूर्वजों ने समझाया कि हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हम सफल रहेंगे। क्योंकि हम यदि संगठन की विचारधारा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उन राजनीतिक पूर्वजों के बलिदान को देख रहे हैं जिन्होंने सत्ता सुख को छोड़ा, राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व लगाया, उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे लोगों को हम देखें, राजमाता सिंधिया को देखें, और भी जो की श्रृंखला है, पूरी दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला है, तीसरी पीढ़ी की आज भी हम श्रृंखला देख रहे हैं। इन लोगों का यदि हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो हमको लगेगा कि कार्यकर्ता बना रहना ही श्रेष्ठ है। कि यदि भाजपा का मेरे पर यदि कुछ कंटेंट्स हैं तो ही आप मुझसे बात करोगे कि नहीं, या पार्टी मुझे तभी भेजेगी कि नहीं हम इस विषय पर इसको भेज दे रहे हैं, तो ये वहां जाकर इस विषय को रख कर आएगा। ये मेरे पास बोलने के लिए सामग्री नहीं है तो फिर मुझे क्यों भेजा जाएगा? तो फिर मैं यहां बैठ के बड़े होने का, नेता बनने का इंतजार करता रहूंगा। लेकिन जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता बन जाएगा, उस कार्यकर्ता की परिभाषा को समझ जाएगा तो अपने आप नेता बन जाएगा, फिर उसको मोह नहीं रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूं। मेरा टिकट कटा और मुझे 2 दिन पहले संकेत हो गया था कि जहां दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे वहां से साध्वी प्रज्ञा जी लड़ेंगी। मेरे पास भी संकेत आया तो मुझसे बोला गया कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़ रहे हैं तो साध्वी जी को लड़ाया जाएगा। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो रात को जब तय हो गया कि कल सुबह साध्वी जी का नाम अनाउंस होगा तो मैंने परिवार के साथ बैठा। मैंने कहा देखो मेरा टिकट कटेगा तो मीडिया भी आएगा, मेरे पास घर पे आएगा, तुम लोगों से भी बात करेगा। नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। सबको ये बोलना है कि जो भी पार्टी का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है, सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। अब बस इस बात को मैं समझा रहा था, ऐसी सोचते सोचते मेरे मन में आया
कि अब इस बंगले में रहने का क्या औचित्य है। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि मैंने कहा कल सूरज बाद में डूबेगा, बंगला पहले खाली होगा। तो मेरी पत्नी भी बोले मेरे बच्चे अभी अपन 6 महीने हम अधिकृत रूप से रह सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आज टिकट कट गया, इस मेरे बंगले से कोई वास्ता नहीं। मैंने ना मीडिया को बताया ना किसी को बताया, और मैं शाम को 4 बजे अपना निजी वाहन लगा के मैंने सामान थोड़ा जितना था वो यहाँ शिफ्ट कर लिया, पूरा अपना सरकारी सामान की पूरी सूची बनाकर नोटिस करवा लिए, मैं आ गया। पत्रकारों को भी नहीं पता था, 2 दिन बाद पत्रकारों को मालूम पड़ा। उन्होंने कहा लोग भाई आप एक बार फिर सामान लेते हुए निकलो, जरा हम एक मीडिया वो बनाएंगे आपकी। तो मैंने कहा यार अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मैं जहां से बाहर आ गया। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैंने कहा नहीं, लेकिन उसका परिणाम ये रहा, मेरे को मन को सुख मिला, मेरे परिवार वालों को अच्छा लगा। और वहीं मुझे दूसरी चीज आई कि 24 तारीख को वहां पे मुझे दिल्ली का बंगला खाली करना था। तो मैंने कहा मैं 24 को ही खाली करूंगा, डेट आ गई है, मैं 24 तारीख को ही खाली करूंगा। तो 23 को निकला और सारे नोटिस वगैरह मैंने पहले से करा रखे थे। 24 तारीख को दोपहर को खाली कर दिया। तो जब मैं खाली कर दिया तो खाली बैठा हुआ था, 8 बजे मेरी ट्रेन थी, भोपाल एक्सप्रेस से आना था मुझको। तो मैंने ऐसी फेसबुक पे लिख दिया था कि मैं घर से मकान में आया, आज मकान से घर वापस जा रहा हूं, और दिल्ली तुझको बाय बाय। एक मैंने ऐसी फेसबुक में मैं मन में आया, मैंने लिख दिया। तो आज तक पे वो चलता था, आपको याद हो कहानियां, अपने संजय सिन्हा की कहानियां। तो वो उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने उस पर एक बनाया, टॉलस्टॉय की कहानी से जोड़ दिया। अब मेरे पास फोन आने लगे कि आलोक भाई आप तो आज तक पे आ रहा है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो मैंने देखा तो वो उस कहानी को उन्होंने आलोक लौटना जानता है, सही उसे, वो भी भोपाल के ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं लौट पाया, लेकिन आलोक। तो मुझे लगा कि ये मेरा श्रेष्ठ निर्णय था। थोड़े दिनों में मैंने फेसबुक पे पढ़ा, एक अपने भोपाल में रघु ठाकुर जी हैं, समाजवादी नेता हैं, चिंतक विचार। तो उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा कि आलोक संजन ने राम मनोहर लोहिया की याद दिलाई। तो मेरे को लगा कि मैंने पढ़ा, मैंने कहा राम मनोहर ने क्या किया। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा साहब आपने लिखा ऐसा, फोन करके मैंने उनसे पूछा। तो राम मनोहर लोहिया जी जेल में थे, सरकार गिर गई थी। उन्होंने पत्नी से जेल में पत्नी को उन्होंने संदेश भिजवाया कि आज सरकार गिर गई इसलिए बंगला छोड़ देना। तो उनकी पत्नी सामान लेके बाहर आके सड़क पर बैठ गई थी। पत्रकार थे, उनके मित्र थे, वो वहां से निकल रहे थे। उन्होंने कहा भाभी कैसे कल, उन्होंने कहा आदेश आ गया इसलिए मैंने यहाँ सामान रख दिया। तो अपने घर ले गए। लेकिन यदि हम पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, हम राष्ट्रहित में सोचेंगे, तो फिर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। नहीं, मेरे को तो राष्ट्रहित में काम करना, और मेरे को भी राष्ट्रहित में काम तभी कर पाऊंगा जब भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का प्रयास करूंगा। और मुझे इसलिए कोई मोह नहीं है, पार्टी के जो आदेश होते हैं उसको मैं अक्षरशः पालन करता हूं। एक और विषय है इस तरह का, चूंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके मनोभाव क्या है, कुछ तो अंदाजा लग। और आपने बंगला छोड़ दिया, टिकट नहीं मिला तो दीपक जोशी जी ने पार्टी छोड़ दी। वो तो कैलाश जोशी जी की फोटो लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई। कभी कभी समय करवाता है ना। और मेरे को लगता है दीपक भाई ने जब पार्टी छोड़ी होगी तब भी उनको बहुत कष्ट हुआ होगा, क्योंकि मैं बचपन का मित्र हूं उनका। अब वो चूंकि समय ऐसा था, समय ने उनकी बुद्धि को अलग तरह से चलने का आदेश दिया होगा। और फिर आदरणीय कैलाश जोशी जी की फोटो को ले जाना, वो चूंकि एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने का प्रयास किया होगा। वो दीपक जोशी को कोर कांग्रेस के किसी लोगों ने बोला होगा, क्योंकि एक उससे न्यूज सेशन बनना था। लेकिन मेरे को लगता है दीपक भाई कांग्रेस में फिर रुके क्यों नहीं। दीपक भाई आज वापस भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो भाजपा का ब्लड में भाजपा है, और ब्लड में भाजपा हमेशा रहेगी। कभी कभी हमारे कदम भटकते हैं, लेकिन भटकने के बाद जब वो अटकते नहीं है, क्योंकि मूल जगह आना, जड़ जो थी वहीं आना पड़ता है। और वो आज आए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी चिंता करेगी उनकी। कहते हैं ना, बच्चा गलती करता है या बच्चा को जो गलत हमारे शरीर पर शिट कर देता है तो हम अपना पाँव नहीं काटते हैं, उसको साफ कर देते हैं। वो मनोवृत्ति हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। लिखा भी था और बड़ा भावुक था। मुझे ये लिखा था तब जब दीपक भाई ने कांग्रेस में गए थे, संयोग से उस दिन जब बरसात का सीजन नहीं था, पानी बरस रहा था। तो मैंने लिखते लिखते यही लिखा कि क्योंकि माननीय जोशी जी ब्रह्मलीन हैं, लेकिन उनकी आत्मा तो अभी भी, क्योंकि भाजपा को खड़े करने वाली उस टाइम के वो नेता हैं जिन्होंने भाजपा को बनाया, जनसंघ से लेकर भाजपा तक का सफर भी उन्होंने किया।
तो पानी बरसा तो मेरे को लगा, क्योंकि जोशी जी के बारे में कहा जाता है वो राजनीतिक संत हैं, तो मैंने लिखा था कि ये पानी नहीं बरस रहा है, एक संत के आसमान में उसके रोने से आंसू गिर रहे हैं। ये मेरे भाव थे, क्योंकि मुझे भी दुख हुआ था कि दीपक भाई जब कांग्रेस में गए थे तो कुछ लोगों ने उनको भ्रमित किया, ले गए, उनकी जो गुस्सा था उस गुस्से को उन्होंने कैश किया, तो वो कुछ समय तो कर पाए, लेकिन आज वापस दीपक जी भाजपा में हैं और उनके बच्चे, उनका परिवार बीजेपी का ही काम, तब भी बीजेपी का काम करता रहा। तो होता है समय में, लेकिन भगवान से यही तो प्रार्थना करता हूँ, भगवान बस गलती मत करवाना, तो हमेशा सद्बुद्धि देना, भले कुछ मत देना लेकिन गलती मत करवाना। बिल्कुल आलोक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ आलोक संजर थे, जिनके विचारों की शुद्धता और स्वभाव की सरलता ने उन्हें राजनीति में सफलता दिलाई, ऐसा उनका मानना है। और इस उठापटक के दौर में भी उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सही समय पर सही स्थान देती है। वर्तमान में भी जो उत्तरदायित्व है वो भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं के परिषद का सदस्य बनाया अभी मुझे। बिल्कुल बड़े उत्तरदायित्व हैं, और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए आलोक जी सरलता से राजनीति का आनंद ले रहे हैं और किसी गुणा भाग को वो एक तरफ रखकर ही चलते हैं। द हिट शो में आज इतना ही। नमस्कार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो।